नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे स्वतंत्रता के बाद शिक्षा योग, और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति 1986 या 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आइए आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ बातों पर विशेष बल दिया गया था, जैसे कंप्यूटर विषय के रूप में एक पाठ्यक्रम को लागू करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसके अंतर्गत चर्चा किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान आदि। आइए इनके उद्देश्य के बारे में जानें और इस शिक्षा समिति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करें। अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न बन के आता है कि शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बना, तो इसका उत्तर है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बना। आइए देखते हैं। अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसमें समाज के सभी वर्ग, शिक्षा से संबंधित हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो आदि, सभी को एकत्र किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है एवं उनके विचारों को लिया जाता है। फिर उसके बाद इस शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया जाता है और जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मिलती है। और इस समय 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। आइए देखते हैं इस शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य की चर्चा करते हैं। और एक और बात बता दें कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह 12 खंडों या 12 भागों में विभाजित थी। ये भी प्रश्न बन सकता है कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कितने भागों या कितने खंडों में विभाजित थी। 12 खंडों में। आइए देखते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 में आई और उनमें क्या क्या बात की चर्चा की गई उसके के बारे में जानते हैं। इसमें इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई, क्योंकि इसके पहले जो भी शिक्षा नीति आई थी उसमें इस बात पर जोर नहीं दिया गया था कि इस शिक्षा नीति को किस प्रकार लागू किया जाएगा, उसकी कोई योजना नहीं थी। लेकिन 1986 में इस शिक्षा नीति को लागू करने की योजना भी थी एवं शिक्षा के संसाधन पर भी बल दिया गया था, यानी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार लागू किया जाएगा उसकी एक योजना भी थी एवं शिक्षा के संसाधन यानी जो शैक्षिक समस्या है उसको दूर करने पर भी बल दिया जाएगा, क्योंकि यदि संसाधन हमारे पास नहीं होगा तो हम अपने शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति या जन जन तक शिक्षा नहीं पहुंचा पाएंगे। आइए देखते हैं कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य थे। पहला, शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो। अच्छा पॉइंट है कि शिक्षा भारत में सर्वसुलभ के अंतर्गत सभी के लिए अनिवार्य हो, यानी सभी को शिक्षा मिले। हम ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो एवं निःशुल्क हो प्राथमिक स्तर पर। उससे ये लाभ होगा कि सभी लोग को जब अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलेगी तो हमको शिक्षा के उद्देश्य को पूरित करने में या जन जन तक से शिक्षा पहुंचाने में अपने उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो इसीलिए कहा गया कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो, यानी सभी को शिक्षा मिले। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, समानता हेतु शिक्षा, यानी शिक्षा में समानता के लिए सभी वर्ग समाज में, वो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, दलित वर्ग के हों, पिछड़े हों, कोई भी हो, समाज के ऐसे वर्ग जो शिक्षा के क्षेत्र में अब तक आगे नहीं आए हैं, उन सभी वर्गों को इस शिक्षा के धारा से जोड़ना एवं समानता के लिए शिक्षा के अंतर्गत उनको भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे वो भी शिक्षित होकर समाज के नई धारा में जुड़े। अगला पॉइंट है शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था पर बल देना। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अधिकतर आयोग में इस बातों पर कम ध्यान दिया जाता है कि शिक्षा के तमाम उद्देश्य बताए जाते हैं, पक्ष बताया जाता है, क्षेत्र बताए जाते हैं, लेकिन शायद शिक्षकों की स्थिति के बारे में, उनके पद के बारे में, वेतन के बारे में, सुख सुविधा के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि उस शिक्षा को देगा कौन? शिक्षक देंगे।
जब शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा यदि अपने वेतन से, सुख सुविधा से, तो शिक्षा को अच्छे से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसलिए शिक्षक की व्यवस्था पर इन्होंने विशेष बल दिया कि उसकी अच्छे से योग्य कैंडिडेट की नियुक्ति हो, वेतन आकर्षक हो, महंगाई भत्ता मिले, पीएफ हो, यानी अन्य सारी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए, जिससे वो आत्मनिर्भर हो और उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि उस व्यवसाय से या शिक्षक पद से जो वेतन मिल रहा है उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसलिए इन बातों को शामिल किया गया। आगे देखते हैं अगला है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। यानी इन्होंने भी कहा कि तकनीकी शिक्षा होना चाहिए, वो आवश्यक है, एवं व्यावसायिक शिक्षा यानी रोजगार परक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, जिससे बच्चा अपने अध्ययन के दौरान किसी एक विषय में रुचि के अनुसार उस पाठ्यक्रम को ले और उसमें कुशलता हासिल करे कि जब शिक्षा लेने के बाद वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। जब किसी व्यक्ति के पास किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल होती है, ज्ञाता होता है, तो उस क्षेत्र के रूप में वो अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई। अगला देखते हैं, इस शिक्षा नीति को 12 भागों में बांटा गया। उसकी चर्चा कर ले कौन कौन भाग है, जिसमें नंबर 1 है शिक्षा भूमिका, यानी शिक्षा क्या भूमिका, क्या उद्देश्य है। यानी शिक्षा के एक उद्देश्य होने चाहिए। अगर कोई शिक्षा बिना उद्देश्य के दी जाती है, वो शिक्षा कोई उद्देश्य नहीं होता है, उस शिक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शिक्षा के एक उद्देश्य होगा, एक लक्ष्य होगा, जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस शिक्षा को ले। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 10+2+3 हो। इसके पहले जैसे कहा गया ताकि समान शिक्षा 10 वर्ष की, यानी कक्षा 1 से 10 तक जो शिक्षा दिया जाए वो 10 वर्ष की हो, तो 10 पास हो गया। फिर उसके बाद जो शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई या बल दिया गया 10+2 अर्थात माध्यमिक स्तर। फिर उसके बाद +3 स्नातक, जो स्नातक है 3 वर्ष का होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि पाठ्यक्रम है वो त्रिवर्षीय हो। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि 10+2+3, यहां से इसका कॉन्सेप्ट आया। अगला टॉपिक है समानता हेतु शिक्षा, यानी जो समानता हेतु शिक्षा दिया जाए। जब हम समाज के सभी लोगों को शिक्षा देंगे तो एक समान अवसर मिलेगा कि शिक्षा लेने के लिए सभी को एक अवसर मिले, और आसपास जब शैक्षिक संस्था होगी तो सभी को शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलेगी। अगला देखते हैं विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। विभिन्न स्तर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, यानी शिक्षा के जो 3 स्तर हैं, प्राथमिक कक्षा 1 से 5, माध्यमिक 6 से 12 और उच्च जो स्नातक स्तर पर जिसको कहते हैं 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें शिक्षा का पुनर्गठन यानी समय समय पर उसके विकास के लिए उसकी समीक्षा होती रहे, मूल्यांकन होता रहे, एवं जो उसमें सुधार की आवश्यकता हो जब अगली शिक्षा नीति आए तो उसमें जोड़ा जाए। जैसे जब हम कोई व्यवस्था लागू करते हैं तो अपने तरफ से अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो व्यवस्था लागू होती है और कुछ समय बाद जब देखा जाता है तो ये महसूस किया जाता है कि इन क्षेत्रों में कुछ कम पॉइंट या इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो जब अगली व्यवस्था आएगी, शिक्षा व्यवस्था या समिति आएगी, तो उसमें जो कमियां हैं या सुधार की आवश्यकता है उस पर बल दिया जाएगा। जब बल दिया जाएगा तो अगली शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा समिति आएगी तो बेहतर रूप से आएगी। इसीलिए कहा गया कि समय समय पर इसका समीक्षा या मूल्यांकन होता रहे। अगला है शिक्षा को कारगर बनाना, यानी शिक्षा जो व्यवस्था इस प्रकार हो उसको प्रभावी बनाना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा जब हम लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग शिक्षित होंगे, उससे लाभ लेंगे, तब हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। बना दें उससे नहीं मतलब है, तो बनाने के बाद यदि लोगों तक हम सही रूप से पहुंचा दें तब हमारी शिक्षा प्रभावी रूप से लागू होती है, ऐसा माना जाता है। अगला देखें शैक्षिक विषय वस्तु को नया रूप देना, यानी जो शिक्षा का रूप है या पाठ्यक्रम है या सिलेबस है उसमें कुछ नयापन करना। जैसे एक ही ढारा पर जो चला रहा वो ना हो कि बच्चा अरे इसके पहले भी वही पढ़ते तो वही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा प्रारूप हो, कुछ ऐसा नया वस्तु हो जो उस समय बच्चों को आकर्षित करे और रुचिपूर्ण लगे। इसलिए इस बात पर भी जोर दिया गया कि उस विषय वस्तु में कुछ नया रूप जोड़ा जाए।
अगला देखते उच्च शिक्षा पर बल दिया गया कि उच्च शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति उच्च शिक्षा लेना चाहे वही उसमें जाए। ऐसा ना हो कि भीड़ लग जाए कि हमको सिर्फ डिग्री चाहिए और हमारे जीवन में कोई उसका उद्देश्य नहीं है। जैसे आमतौर पर होता है, बहुत से लोग उच्च शिक्षा या किसी भी पाठ्यक्रम की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उससे वो आगे नहीं जाते, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमारे पास डिग्री रहेगा, एक डिग्री और प्लस हो जाए। ऐसा ना हो। बाकी आपको व्यवसायिक शिक्षा लेना हो तो व्यवसायिक कॉलेज में जाइए। उच्च शिक्षा वही ले जिसके उद्देश्य में उच्च शिक्षा आवश्यक हो। जैसे मान लो आपको कहीं जो आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, नौकरी में जाना है जिसमें उच्च शिक्षा आवश्यक माना जाता है तो आप उच्च शिक्षा लो, अन्यथा आप किसी अन्य क्षेत्र में जाओ। तो वही बात किया गया जिससे अच्छे लोग आए और गुणवत्ता बनी रहे। तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा पर जोर दिया गया, यानी तकनीकी शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। एवं प्रबंधन के अंतर्गत एक अन्य विषय को इसमें शामिल किया गया, कंप्यूटर शिक्षा। ये कंप्यूटर जो शब्द है या शिक्षा है, प्रथम बार 1986 की राष्ट्रीय नीति में ये शब्द आया है, जोड़ा गया। प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर शिक्षा को सर्वप्रथम किस शिक्षा नीति में इसका उपयोग किया गया, यह बात कही गई तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला देखते हैं। अगला है शिक्षक शिक्षा, यानी जो शिक्षक है उसके लिए भी कुछ ऐसा विभाग होना चाहिए, जैसे इस समय डाइट है, एनसीटी आदि है, जिसके द्वारा समय समय पर शिक्षा संबंधी जो भी गाइडलाइन हो, परीक्षा संबंधी है या प्रोजेक्ट संबंधी है या सुधार संबंधी है, वो गाइडलाइन आती रहे। जैसे डीएलएड है, डीएलएड का जो मुख्यालय है या उसका हेड ऑफिस मान सकते हैं डाइट है। जैसे गोरखपुर डाइट है तो गोरखपुर संबंधी जो भी चीजें होती हैं उसके द्वारा संपादित की जाती है और गाइडलाइन दिया जाता है अपने अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को। और उसी प्रकार अन्य है, एनसीटी आदि भी संबंधित हैं, जो अपने समय समय पर अपने अंतर्गत या पूरे अपने जो पाठ्यक्रम संबंधी नई नई बातों को शोधों द्वारा बताया जाता है, जिसमें गुणवत्ता बनी रहे और नवीनता मिलती रहे। आगे देखते हैं शिक्षा प्रबंधन, यानी शिक्षा के प्रबंध संबंधी भी इसमें चर्चा किया गया कि शिक्षा में कौन कौन से प्रबंध होने चाहिए, किस प्रकार शिक्षा का प्रबंध तंत्र होना चाहिए, उसके व्यवस्था के लिए भी कुछ होना चाहिए कि ऐसे शिक्षा होगी नहीं, उसके व्यवस्थापक होंगे, संसाधन होगा जिसमें बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा, शिक्षक होगा, लाइब्रेरी आदि। इस बात पर भी जोर दिया गया। अगला शिक्षा संसाधन उससे संबंधित है कि जब शिक्षा का विकास होगा तो शिक्षा के संसाधन के रूप में हमको कुछ चीज की आवश्यकता होगी और उसके लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए हमको विद्यालय खोलना है तो पहले हम प्राथमिक या जो भी विद्यालय है विद्यालय बनाएंगे, शिक्षक की नियुक्ति करेंगे, फर्नीचर होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, लाइब्रेरी होगी, इस प्रकार के जो भी आवश्यकता चीज है वो सब होगा। उसके लिए हमको संसाधन चाहिए, संसाधन के अभाव में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए संसाधन के एकत्र करने पर भी इसमें बल दिया गया। समीक्षा अर्थात इन सब के बाद जो लास्ट है या मूल्यांकन की सब के बाद उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि जो भी पॉइंट इस शिक्षा नीति में बने हैं कहाँ तक उसकी उपलब्धता या कहाँ तक वो लोगों तक पहुंच पा रही है, क्या लाभ है क्या हानि, जो भी बातें हैं जब समीक्षा होगी तो निकल के आएगा कि क्या दोष है, क्या कमियां हैं या क्या अच्छाई है। और जो कमियां होगी उसको अगले जो शिक्षा नीति बनेगी उसमें सुधार करके नए रूप से उसमें प्रस्तावित की जाएगी। इसीलिए समीक्षा की बात कही जाती है, क्योंकि जब कोई व्यवस्था कागज में होती है तो उसका सही रूप शायद पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब हम उसको लागू करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होकर निकल के रूप में आती हैं। तभी वो संभव पाएगा जब उसको हम कोई काम करेंगे। जब कोई काम करेंगे तो कुछ अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा या कुछ थोड़ा कम अच्छा होगा, काम करेंगे तभी तो पता चलेगा। इसलिए इस व्यवस्था का मूल्यांकन होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए और जो भी उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है तो अगले समिति में सुधार होना चाहिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने 1986 की शिक्षा नीति का अध्ययन किया। आइए देखें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिवीजन करते हैं। भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज किस शिक्षा नीति संबंधित है? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कंप्यूटर विषय को लागू करने या पढ़ाने या पाठ्यक्रम को लागू करने संबंधी किस शिक्षा नीति पर विचार किया गया या कहा गया? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने भागों या खंडों में बांटा गया? 12। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि नई शिक्षा नीति 1986 के बारे में अध्ययन हम लोग किए। इसके अगले क्लास में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान आदि, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।